Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Here is the continuation of chapter 10, that is gaseous exchange. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया रिस्पिरेटरी सिस्टम को। ह्यूमन बॉडी में गैशियस एक्सचेंज का प्रोसीजर जिस सिस्टम के थ्रू होता है उसे हम लोग जनरल रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। हमने डिस्कस किया था कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास एयर पैसेजवे और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एयर पैसेजवे का स्टार्ट हमारे नोज़ से होता है, ठीक है। नोज़ जिसके एक्सटर्नल साइड पे आपको दो होल्स नज़र आ रहे हैं, ओपनिंग्स नज़र आ रही, जिन्हें एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास दो कैविटीज़ आ जाती हैं दोनों साइड्स पे, राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है, नेज़ल कैविटीज़। उन दोनों कैविटीज़ को जो वॉल सेपरेट कर रही होती है दैट इज़ कार्टिलेज, ठीक है। हम फर्दर जाते हैं तो हमारे इनर साइड पे जो नोज़ की ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स, ठीक है। बाहर वाली जो हमारी फेस पे है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हैं और जो हमारे इनर साइड पे नोज़ की ओपनिंग्स हैं उन्हें इंटरनल नोस्ट्रल्स बोलेंगे। फर्दर अगर हम कंटिन्यू करते हैं एयर पैसेजवे को तो नोज़ के बाद हमारे पास स्टार्ट होता है फेरिंग्स, ठीक है। स्ट्रक्चर जिसका नाम फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है ये कॉमन है हमारे पास फूड और एयर दोनों के लिए, ठीक है। अब फेरिंग्स से फर्दर जाएं तो हमारे पास फूड और एयर दोनों का पाथवे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। फूड के लिए हमारे पास फूड पाइप दैट इज़ कॉल्ड ईसोफेगस वो प्रेजेंट होती है और एयर के लिए हमारे पास ग्लोटिस, ठीक है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग विंड पाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लोटिस और उसके ऊपर एक लिड होता है जो कि एपिग्लोटिस होता है, जो कि फूड पार्टिकल्स को एयर पैसेजवे में जाने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। फर्दर अगर हम देखते हैं तो अब हमारे पास जो ग्लोटिस की बिगनिंग से जो फर्स्ट वाला पार्ट है, स्टार्ट वाला, उसे हम कहते हैं लेरिंग्स, ठीक है, जो कि हमारा वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। लेरिंग्स के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेजिस से बना होता है, ठीक है। दी सी शेप कार्टिलेजिस प्रिवेंट दी कोलैप्स, ठीक है, ऑफ ट्रैकिया and trachea then divided into two bronchi when trachea enters in chest cavity, okay। अब ये जो दो ब्रोंकाइस हैं ये दोनों लंग्स में जब एंटर होते हैं तो लंग्स में जाके फर्दर स्मॉल ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ओके। ब्रोंकियोल्स जो हैं फर्दर कन्वर्ट होते हैं छोटी डक्ट्स में जिन्हें कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। अब एल्वियोलर डक्ट्स का जो एंड होता है लंग्स के अंदर वो कहाँ पे होता है, स्मॉल पाउचेस पे, दैट इज़ कॉल्ड एल्वियोलाई। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, ओके। अब हम लोग लंग्स को डिस्कस करते हैं। लंग्स जो कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन या स्ट्रक्चर है। अगर लंग्स की लोकेशन की बात की जाए तो हमारी बॉडी में लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो लेफ़्ट लंग होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, और जो राइट लंग होता है उसके 3 लोब्स होते हैं। चूँकि लंग्स जो हैं ये हमारे ऑर्गन्स हैं, इस वजह से लंग्स में पूरी ब्लड सप्लाई भी आ रही होती है, इसमें ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब मेडिकली लंग्स के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड जो है ये मेडिकली लंग्स के लिए यूज़ होता है। जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड आएगा इट मीन्स लंग्स की बात हो रही है, ठीक है। अब लंग्स में आर्टरीज़, वेन्स, ठीक है, दोनों पास कर रही हैं, ठीक, तो इसे हम कहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज़, पल्मोनरी वेन्स पास कर रही हैं, ठीक है। अब लंग्स पे 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं या मेम्ब्रेन उन्हें कह सकते हैं, जिस पे एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये लेयर्स हमारे लंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो कोलैप्स ना हों।
ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। बेसिकली हमारे सांस लेने का जो अमल है पूरा, उसे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग हमारे पास दो प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज़ इंस्पायरेशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनहेलेशन, एंड सेकेंड इज़ एक्सपायरेशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग को हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। बेसिकली ब्रीदिंग इज़ द फिज़िकल मूवमेंट्स रिलेटेड टू गैसियस एक्सचेंज। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लंग्स का जो फ्लोर है वो मसल से बन रहा होता है जिसका नाम है डायफ्राम, ठीक है, और ये हमारी ब्रीदिंग के में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्टली इंस्पायरेशन और इनहेलेशन को देखते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे जो रिब्स हैं ना, या रिब मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और रिब्स जो हैं वो रेज़ हो जाती हैं। रेज़ मतलब ऊपर को उठ जाती हैं। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब सिकुड़ जाते हैं, और रिब्स जो हैं वो ऊपर को उठ जाती हैं, रेज़ हो जाती हैं। जबकि जो डायफ्राम मसल है, जो कि हमारे लंग्स का फ्लोर बना रहा होता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। बेसिकली रिब्स जो हैं वो हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन का काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि रिब्स ऊपर चली जाती हैं और डायफ्राम नीचे आ जाता है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है और लंग्स फूल जाते हैं, यानी कि लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, उनके अंदर हवा भर जाती है। एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं ना, सांस लेते हैं, वो हवा लंग्स के अंदर भर जाती है। इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन बोलते हैं। अब जब एयर लंग्स में फ़िल होती है, ये एयर जो है एल्वियोलाई में आती है, ठीक है। एल्वियोलाई के अगेंस्ट या इसके सराउंडिंग में वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। तो गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज़ में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से जो है एल्वियोलाई में चली जाती है। अब यहाँ पे सेकंड एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में बेसिकली ये होता है कि जो रिब मसल्स होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, ये मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं और रिब्स नीचे वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं और डायफ्राम भी अपनी जो जगह होती है वहीं पे आ जाता है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि नीचे से डायफ्राम मसल का प्रेशर आता है और ऊपर से रिब्स का प्रेशर आता है, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है, हमारे जो लंग्स में एयर प्रेजेंट होती है वो हमारी एयर पैसेजवे के थ्रू बाहर निकलती है और एक्सहेल कर देते हैं हम उस एयर को, यानी कि हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि आप लोग अभी अपने ख़ुद पे सांस लेते हुए और निकालते हुए एनालाइज़ करके देखें कि आप सांस ले रहे हैं तो आपकी रिब्स जो हैं वो ऊपर को उठ जाएंगी, ठीक है, और आपका जो एब्डोमिनल एरिया है जहाँ पे डायफ्राम मसल आपको लंग्स के बिल्कुल नीचे मिलेगा, वो आपको लगेगा कि नीचे को जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे तो आपकी रिब्स जो हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। अगर हम लोग अपने नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की बात करते हैं तो हम लोग 1 मिनट में 16 to 20 टाइम्स सांस लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 16 to 20 बीट पर मिनट। ये तो था हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कोई हार्ड वर्किंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी नीडेड होती है। अब उस ज़्यादा एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा रिस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। अब जितनी ज़्यादा रिस्पिरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। बेसिकली हमारा ब्रेन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट के हवाले से काफ़ी सेंसिटिव है। अब हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसे हम लोग रिस्पिरेटरी सेंटर का नाम देते हैं। जब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ करती है तो रिस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन में है वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो रिब्स के इंटरकोस्टल मसल्स को स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ डायफ्राम मसल को भी स्टिमुलेट करता है, जिसके रिज़ल्ट में सांस लेने की जो हमारी स्पीड होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है,
ताकि बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपायर हो हमारी बॉडी से। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हमारा ब्रीदिंग रेट है ना वो 30 to 40 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली 16 to 20 टाइम होता है पर मिनट, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कोई ड्यूरिंग हार्ड वर्किंग हमारे पास ब्रीदिंग रेट जो है 30 to 40 पर मिनट हो जाता है। अब आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रही है। अभी हम लोगों ने जो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन का फिनोमिना पढ़ा है वो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखें जहाँ पे स्टेप्स ऑफ इन्हेलेशन लिखा है कि हाँ, यहाँ पे जो पिक्चर है यहाँ पे पर्सन सांस ले रहा है, एयर अंदर जा रही है, एयर मूव्स इन, ठीक है। वो नोज से, लेरिंग से, ट्रेकिया से होती होती लंग्स तक आ गई है, ठीक है। उसके बाद जब उसने सांस लिया है, सांस अंदर खींचा है तो क्या हुआ है, रिब्स जो हैं वो रेज़ कर गई हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और रिब्स ऊपर को उठ गई हैं, ठीक है। और साथ में डायफ्राम मूव्स डाउन, और जो नीचे लंग्स का फ्लोर बना रहा होता है जो मसल, वो नीचे को हो गया है, वो मतलब डाउनवर्ड चला गया है। और सेकंड पिक्चर में देखें जिस पे स्टेप्स ऑफ एक्सहेलेशन लिखा है कि एयर जब बाहर निकालते हैं तो रिब्स लोअर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि बिल्कुल रिलैक्स हैं लंग्स। और फर्स्ट पिक्चर में क्या था, लंग्स जो है ना वो एक्सपैंड हुए हैं, मतलब फूले हुए हैं, उनमें जैसे हवा भरी हो, ठीक है। यहाँ पे लंग्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हुए हैं, फूले नहीं हुए, कोई हवा भरी नहीं लग रही, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एयर जो है वो बाहर निकाल दी है, ठीक है। और यहाँ पे डायफ्राम जो है वो अपनी जगह से मतलब ऊपर को मूव कर गया। इन्हेलेशन में तो ये हुआ था कि डायफ्राम डाउनवर्ड मूव कर गया था, और एक्सहेलेशन में डायफ्राम जो है वो अपवर्ड मूव कर गया, और जो रिब्स हैं वो रिलैक्स हो गई हैं, मतलब वापस अपनी जगह पे आ गई हैं, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास लंग्स पे प्रेशर आया और लंग्स से सारी हवा जो है वो खारिज हो गई है हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग एयर की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जाने वाली हवा इंस्पायर्ड एयर कहलाती है, और जब हम सांस खारिज करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो बाहर आने वाली हवा एक्सपायर्ड एयर कहलाती है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ गैसेस मौजूद होती हैं और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, और कितनी मिकदार में मौजूद होते हैं वो हम लोग यहाँ पे उसकी परसेंटेज देखते हैं। अब आपको अपनी स्क्रीन पे टेबल नज़र आ रहा है। अगर हम लोग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देखें तो इंस्पायर्ड एयर जो हम हवा अंदर लेके जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट 21% होती है, ठीक है। और एक्सपायर्ड एयर जो हम बाहर लेके आ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन अमाउंट 16% होती है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो अंदर आने वाली हवा में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और बाहर जाने वाली में 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन 79% इंस्पायर एयर में, यानी कि जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं उसमें 79% नाइट्रोजन की अमाउंट प्रेजेंट होती है, और एक्सपायर्ड एयर में भी 79% ही प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन की अमाउंट। यानी कि जितनी नाइट्रोजन हम हवा के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं उतनी ही नाइट्रोजन हमारी बॉडी से बाहर निकल आती है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं। और अगर हम लोग वाटर वेपर्स की बात करते हैं तो ये वेरिएबल होते हैं, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पे। वाटर वेपर्स वेरिएबल थे इंस्पायर्ड एयर में, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में देखा जाए तो वाटर वेपर्स सैचुरेटेड होते हैं। अब अंदर लेके जाने वाली हवा यानी कि इंस्पायर्ड एयर में डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम हवा अपनी बॉडी से बाहर लेके जा रहे हैं यानी कि एक्सपायर्ड एयर, उसमें ऑलमोस्ट कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट टेम्परेचर की बात करें तो इंस्पायर्ड एयर का टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पे। लेकिन एक्सपायर्ड एयर का टेम्परेचर जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होगा, क्योंकि वो हवा हम अपने अंदर से बाहर खारिज कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर से हवा आ रही है, तो जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा उस हवा का भी उतना ही टेम्परेचर होगा जब हम उसे एक्सहेल करेंगे या एक्सपायर करेंगे। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल लें,
अगर किसी पर्सन को फ़ीवर होता है, ठीक है, उस फ़ीवर का मतलब क्या होता है कि उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज़ कर गया है, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हम लोग देखते हैं जिस इंसान को फ़ीवर हुआ होता है वो जब सांस बाहर निकाल रहा होता है, यानी एक्सहेल कर रहा होता है, तो हम उसके नाक के सामने हाथ रखें तो हमारे हैंड पे हवा बहुत गर्म महसूस हो रही होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया हुआ होता है, और इस वजह से जो वो हवा अपने अंदर से खारिज करता है वो भी बहुत गर्म होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में कितनी कितनी अमाउंट में कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि रिब्स और डायफ्राम की मूवमेंट किस तरह से होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रीदिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है पर मिनट कितना होता है, और अगर कोई पर्सन हार्ड वर्किंग कर रहा है या फिर एक्सरसाइज कर रहा है तो उस टाइम उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो कितना, मतलब एवरेज कितना जा सकता है, जो कि हमने पढ़ा था कि 30 to 40 पर मिनट प्रेजेंट हो सकता है ब्रीदिंग रेट। एंड इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।